अंकुश, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ ही दिनों में वोटिंग होने वाली है। क्या कुछ चल रहा है हिमाचल की सियासत में? बिल्कुल महिमा, कहते हैं कि कोई चुनाव बड़ा और छोटा नहीं होता, बड़ी होती है उस चुनाव में मिलने वाली जीत। और यही वजह है कि दोनों दल लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। क्या मुख्यमंत्री, क्या मंत्री और क्या खुद कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। जहां एक और इसे बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अग्नि परीक्षा होने वाली है। वहीं गुटबाजी का सामना कर रही कांग्रेस के लिए भी ये डगर आसान नहीं है, क्योंकि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि उपचुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी और साल 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन ये सत्ता वापसी इतनी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि लगातार प्रचार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं। बीजेपी एक और दावा कर रही है कि लगातार पिछले 4 सालों से विकास किया जा रहा है। 7 सालों से केंद्र में मोदी सरकार है और अब डबल इंजन की सरकार के साथ बीजेपी काम कर रही है। हालांकि 2 साल कोरोना की वजह से खराब हुए, लेकिन बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में विकास नहीं रुका। ये तमाम दावे बीजेपी की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो 13 लाख पर पहुंच चुका है, लेकिन जो सरकार है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं इससे अतर बीजेपी इसको बिल्कुल नकार रही है। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से विश्व भर में महंगाई बढ़ रही है, यही कारण है कि देश में और प्रदेश में भी महंगाई देखी जा रही है। इससे प्रदेश में इसका कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे में जो कांग्रेस है वो मुद्दा विहीन है और नेतृत्व विहीन है। लगातार हमने देखा कि मुख्यमंत्री किस तरह से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष के लिए कहा गया कि वो नेता बनने की होड़ में है, लेकिन जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं और जो विधायक विधानसभा में हैं वो विधानसभा में उछलते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री का इससे जो कहने का आश्रय था वो ये था कि जो तमाम नेता हैं विधानसभा में वो नेता बनने की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमने देखा कि किस तरह से विक्रमादित्य सिंह ने शुरुआत में वीरभद्र सिंह जो उनके पिता हैं दिवंगत हुए, उसके बाद उनके नाम पर वोट मांगे। इसके बाद सोशल मीडिया पर आलोचना हुई, बीजेपी ने भी घेरा। धीरे धीरे मुद्दा राष्ट्रवाद पर जा पहुंचा। जिस तरह से प्रतिभा सिंह ने कारगिल की लड़ाई को छोटा युद्ध बताया, उसके बाद बीजेपी ने कहा कि ये तमाम जो सैनिक है, जो 527 सैनिक शहीद हुए भारत की सीमा को बचाते हुए, भारत माँ के रक्षा करते हुए, उनका अपमान है। कुछ दिन मुद्दा गर्म रहा। इसके बाद प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक मजबूर प्रत्याशी करार दिया और ये कहा गया कि मजबूर तो सीता मां को रावण ने भी त्रेता युग में समझा था और इतिहास में उसके बाद क्या हुआ ये सभी के सामने है। फिर उसके बाद हमने देखा कि नीलम सरैक ने एक जनसभा में खुद को मजबूर बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से महिला के होने के नाते उन्हें यह समझा जाता है कि महिलाएं इस घर में, गांव में केवल गोबर ढोने के लिए हैं, उनका राजनीति में कोई काम नहीं। वो मंच पर जो है वो वहां पर इमोशनल नजर आई, भावुक नजर आई। और जो मजबूर प्रत्याशी जयराम ठाकुर प्रतिभा सिंह को बता रहे थे वो मजबूरी नीलम सरैक ने मंच पर वहां पर जाहिर की। यानी कि लगातार जो समीकरण है हिमाचल प्रदेश में चुनाव के वो लगातार बदलते जा रहे हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से बयानबाजी हो रही है। हाल ही में कुलदीप सिंह राठौर का बयान आया। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि दूरबीन लेकर भी अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में विकास नजर नहीं आता। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगातार तारीफ की किस तरह से 4 साल में काम हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं और बीते कल जो कम से कम राजनीतिक वनवास भोग रहे हैं, शांता कुमार लंबे समय से सक्रिय नहीं है। कल हमने देखा कि मंडी में वो भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को खुशहाली वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाएगा। यानी कि जिस तरह से सड़क वाले मुख्यमंत्री धूमल, पानी वाले मुख्यमंत्री शांता कुमार और खुशहाली वाले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, यानी कि कोशिश यही है कि लगातार चुनावों में जनता के बीच में कुछ छाप छोड़ी जाए, किस तरह से काम किया जाए। बयानबाजियों का दौर अंकुश यहाँ पर जारी है, आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। जानना ये चाहेंगे कि 4 चुनावी क्षेत्र है, 1 लोकसभा 3 विधानसभा, कहां मुकाबला किस किस के बीच है, एक बार तमाम दर्शकों को दोबारा से बताइए, और हॉट सीट कौन सी है? जी बिल्कुल, देश का दूसरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है मंडी। 17 विधानसभा आते हैं। यहाँ पर कांग्रेस से प्रतिभा सिंह और बीजेपी से रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह मैदान में हैं। बहुत ही हॉट सीट माना जा रहा है इसे और जो कांटे की टक्कर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात अगर अर्की की जाए तो कांग्रेस से संजय अवस्थी और बीजेपी के रतनपाल सिंह के बीच मुकाबला है। ये रतनपाल सिंह वही रतनपाल हैं जिन्होंने 2017 में वीरभद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था और बहुत ही कम मार्जिन से हारे थे। यही वजह है कि बीजेपी ने एक बार फिर कैंडिडेट बनाया है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वीरभद्र सिंह को टक्कर दी हो उससे ये उम्मीद की जा रही है कि वो किसी तरह से वीरभद्र सिंह की सीट पर बीजेपी का परचम लहराएगा, भगवा झंडा वहां पर स्थापित करेगा। इसके अलावा बात अगर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की जाए, जहां पर बहुत राजनीतिक पंडितों की निगाहें टिकी हुई है, वहां पर जो मुकाबला है रोहित ठाकुर कांग्रेस से, नीलम सरैक बीजेपी से और आजाद प्रत्याशी के तौर पर
चेतन बरागटा मैदान में है और माना यह जा रहा है, कांग्रेस तो ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी यहां पर नंबर 2 की लड़ाई लड़ रही है, यानी कि जो मुकाबला है वो रोहित ठाकुर कांग्रेस और आजाद प्रत्याशी चेतन बरागटा के बीच में है। और अगर चेतन बरागटा जीतते हैं तो क्या बीजेपी उन्हें वापस लेगी, एक बड़ा सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है और साथ ही साथ जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी इस पर निगाहें लगाए बैठे हुए हैं। इसके अलावा अगर फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए महिमा, तो यहाँ पर भवानी सिंह जो दिवंगत सुजान सिंह पठानिया के बेटे हैं उन्हें टिकट दिया गया है और बीजेपी से जो बलदेव ठाकुर हैं कृपाल परमार का टिकट काटा गया। साल 2017 में कृपाल परमार लड़े थे, उनका टिकट काटा गया और बलदेव ठाकुर को टिकट दिया गया। यानी कि जो चारों क्षेत्र हैं, एक लोकसभा और 3 विधानसभा, वहां पर जो परिणाम आएंगे वो निश्चित तौर पर अप्रत्याशित होंगे और एक ऐसा चुनाव हिमाचल प्रदेश में हो रहा है जहां पर यह आकलन करना बेहद मुश्किल राजनीतिक पंडितों के लिए भी हो रहा है कि आखिर पलड़ा है भारी किसका है, क्योंकि हमने देखा है कि चुनाव में अक्सर ये अंदाजे लगाए जाते हैं, आकलन किया जाता है कि किसका पलड़ा भारी है, लेकिन चारों ही सीट इस समय ऐसी है जहां पर ये अंदाजा लगाना अभी मुश्किल हो रहा है। सही कहा कि आकलन लगाना यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि अब कुछ ही दिन बचे हैं, वोटिंग शुरू होगी और 2 नवंबर को नतीजे भी आएंगे। शुक्रिया अंकुश डोभाल इस तमाम जानकारी के लिए।